दोस्तों, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो हम इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं। उस इंसान के प्रति हम गुस्से से भर जाते हैं और नाराजगी हमारे दिलों में घर कर जाती है। ऐसे में जिस इंसान ने गलती की होती है, हमारे लिए कभी कभी उस इंसान को माफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इंसान माफ कर दे, वो इंसान वाकई बहुत महान होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं। उसके लिए बहुत हिम्मत और समझदारी चाहिए होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सालों साल लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाते और रिजेंटमेंट यानी नाराजगी की फीलिंग अपने दिलों में रखे रखते हैं। इस एक फीलिंग की वजह से हम इतने परेशान रहने लग जाते हैं कि हम अपने पास्ट में हुई घटना की वजह से हम अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते। इस अध्याय में लेखक ने प्रार्थना करने के कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए हैं जो लोगों के दिलों की नाराजगी को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करे तो हमें शायद गुस्सा आ जाएगा, लेकिन लेखक ने यहाँ पर एक ऐसी महिला का उदाहरण दिया है जो टीचर थी और उसने अपने करियर में काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन उसने इस क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लिया। दरअसल उसको एक लेटर मिला जिसमें उसके बारे में काफ़ी भला बुरा लिखा था, जैसे उसकी भाषा ठीक नहीं थी, वो बोलते वक्त कुछ शब्द निकल जाती थी और उसका उच्चारण भी सही नहीं था। ये लेटर पढ़ने के बाद उस टीचर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक्सेप्ट किया कि जो कुछ भी उस लेटर में लिखा था वो सही था। उस टीचर ने उस लेटर में लिखे हर फीडबैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। दोस्तों, उस टीचर ने तुरंत अपने आप को एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए एनरोल कराया ताकि वो अपने अंदर की कमियों को सुधार सके। तो देखा आपने कैसे इस टीचर ने उस लेटर लिखने वाले को माफ कर दिया और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हमें किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म इफेक्ट नहीं कर सकता। लेखक हमें समझाते हैं कि हमारे माइंड में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर हम अपनी मानसिक शांति या एक सुखी जीवन चाहते हैं तो हम वैसा ही जीवन पालेंगे, चाहे हमारे साथ कोई कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करे। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए मन की शांति सबसे पहले है, वो कभी भी नफरत, गुस्से और नेगेटिव एटीट्यूड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। ऐसा व्यक्ति अपनी समझ से और बुद्धिमत्ता से उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है जहां वो लोगों से, उनके विचारों से और परिस्थितियों से विचलित होना छोड़ देता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है और वो है मन की शांति। दोस्तों, मनुष्य के विचार ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिनसे वो खुद के लिए खुश होने का वरदान पा सकता है, क्योंकि वो अपने विचारों को चुन सकता है। दोस्तों, लेखक ने माफ कर देने का एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है, जिसमें एक लड़की ने अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़कर एक दूसरे बॉयफ्रेंड को चुन लिया। ऐसे में उसके पहले बॉयफ्रेंड ने सोचा कि क्या उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा होना चाहिए या फिर उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वो लड़का समझदार था और इंटेलिजेंट भी, और उसने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। लेखक बताते हैं कि किसी को माफ कर देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या आपको मालूम है, जब हम इस तरह से किसी को माफ कर देते हैं तो हम खुद के द्वारा क्रिएट करी गई नेगेटिविटी से बचते हैं और साथ ही में हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में भी रहते हैं, और ऐसा ही इस केस में हुआ। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि दूसरे हमें हर्ट करते हैं, जब हम उनकी बातों से विचलित हो जाते हैं और जब हमारे साथ सही बर्ताव नहीं होता, तो हमें अपने विचारों का परीक्षण करना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम मुश्किलों, असफलताओं और रुकावटों के बारे में ज्यादा तो नहीं सोचते हैं।
अगर हाँ, तो हम अपने जीवन में इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और अपने माइंड में बार बार नेगेटिव सोचकर हम वही मेंटल पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हमने क्रिएट किया है, हमें अपने जीवन में वही तो मिलेगा और दूसरों का नापसंद आने वाले व्यवहार का भी यही कारण है। हम उस दिन आसानी से लोगों को माफ कर पाएंगे जिस दिन हमें ये मालूम हो जाएगा कि दोष देने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, हम खुद ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम इस नियम को समझ लेते हैं तो हम दूसरे लोगों को और परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देते हैं। दोस्तों, विवाह यानी शादी, पति और पत्नी का एक प्यारा सा रिश्ता और दो आत्माओं का मिलन। जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ एक छत के नीचे अपनी जिंदगी के पल गुजारते हैं और जब दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं तो दोनों का शादीशुदा जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव आ जाते हैं और ऐसे समय में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। लेखक हमें बताते हैं कि एक सच्चे विवाह को पहले आध्यात्मिक होना चाहिए, यानी पति और पत्नी के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार, इज्जत, पवित्रता और ईमानदारी होनी चाहिए। दोस्तों, अपनी शादी को लेकर हर किसी के मन में बहुत सुंदर और खूबसूरत सपने होते हैं। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि अगर किसी की शादी ना हुई हो तो वो प्रार्थना के जरिए एक अच्छा जीवन साथी पा सकता है। उसके लिए बस रिलैक्स्ड होकर शांत मन से दिन में 3 या 4 बार कुछ मिनटों के लिए अपने होने वाले जीवन साथी के गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचना है कि आपको अपने जीवन साथी में कैसे गुण चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन साथी की एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और फिर यही विचार और संदेश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो तुरंत आपकी इच्छाओं और विचारों पर काम करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, लेखक ने हमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जिसे अगर मैरिड कपल्स अपनी मैरिड लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो एक सुखी शादीशुदा जीवन बिता सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। पहला स्टेप है, अगर आपके जीवन साथी से आपके छोटे मोटे झगड़े हों तो उन्हें लंबा ना खींचें। हर रोज रात को सोने से पहले उन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करें और एक दूसरे को माफ कर दें। ऐसा करने से आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। दूसरा स्टेप है, अपने दिन की शुरुआत आप ईश्वर का शुक्रगुजार करके करें। खाने के समय आप ईश्वर को धन्यवाद दें। ध्यान रखें, आप जब भी एक साथ खाना खाएं तो उस वक्त आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें और ना ही किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स करें। अपने जीवन साथी को अप्रिशिएट करें, उनको ये एहसास कराएं कि आप वाकई उनकी बहुत कद्र करते हैं। स्टेप 3, अपने जीवन साथी को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अपने पार्टनर के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखिए। एक अच्छे शादीशुदा जीवन में आपसी प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के लिए इज्जत और हर सुख और दुख में पति और पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आप लेखक द्वारा बताए गए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन बातों पर विश्वास रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ और भी मजबूत और प्यार भरा हो जाएगा। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में कभी कभार पति और पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये नाराजगी इतने लंबे समय तक ना चले कि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ ही ना कर पाएं। जब ये नाराजगी नफरत में बदल जाती है तो ये हमारा स्वास्थ्य व मानसिक शांति भंग कर देती है और धीरे धीरे हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कठोर बन जाते हैं। कभी कभी तो पति और पत्नी में संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। खैर, तलाक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के लिए तलाक लेना एक सही डिसीजन हो सकता है और किसी के लिए शायद गलत।
लेखक हमें समझाते हुए बताते हैं कि तलाक कोर्ट कचहरी में बाद में आता है, लेकिन उससे पहले वो दिमाग में आता है। आइए समझते हैं इसे लेखक द्वारा दिए गए एक उदाहरण के जरिए। एक यंग कपल था जिनकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। लड़के को ये डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे रिजेक्ट ना कर दे, उसे छोड़ कर ना चली जाए और धोखा ना दे दे। ये विचार उस लड़के के दिमाग पर हर पल हावी रहते थे। धीरे धीरे उसके इन विचारों ने उसके जीवन में ये परिस्थितियां लानी शुरू कर दी। यहाँ पर इस लड़के के विचार उसके एक्शंस हैं और उन विचारों पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा, इस लड़के की पत्नी ने घर छोड़ दिया और उससे तलाक मांगा। तो देखा आपने कैसे तलाक पहले उस लड़के के दिमाग में एक विचार से शुरू हुआ और फाइनली उसके जीवन की सच्चाई बन गया। लेखक बताते हैं कि अच्छे शादीशुदा जीवन की शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चे अपने माता पिता का बर्ताव एक दूसरे के प्रति देखते हैं और जब माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देते हैं। बच्चों के सामने जब माता और पिता दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करते हैं, तो वो बच्चे भी बड़े होकर अपने जीवन में खुद की और दूसरों की इज्जत करते हैं और दूसरों से प्यार से पेश आते हैं। दोस्तों, डर यानी फियर एक ऐसी फीलिंग है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। अगर हमारा डर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। अगर जल्द ही अपने डर का इलाज नहीं किया गया तो हम गुस्से, चिड़चिड़ापन और कई सारी परेशानियों से घिर जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा, उससे ऊपर उठना होगा। लेखक बताते हैं कि डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और अपने इस शत्रु से जीतने के लिए लेखक हमें इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं ताकि हम एक सुखपूर्वक जीवन जी पाएं। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि अगर आपको अपने डर से जीतना है तो अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हुए ये कहें कि आप अपने डर पर विजय पाने जा रहे हैं। ऐसा करने से आप अफर्म कर देते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड एक फर्म डिसीजन पर पहुंच जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इसी विचार को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब भी हम डर की बात करते हैं तो स्टेज फियर एक ऐसा फियर होता है जो बहुत कॉमन होता है और बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हमें स्टेज पर जाकर बोलना होता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोल पाएंगे। लेखक ने हमें इस अध्याय में एक लड़के का उदाहरण दिया है जिसे स्टेज पर जाकर बोलना था, लेकिन स्टेज पर जाने के नाम से ही वो दहशत में आ जाता था। लेखक से मार्गदर्शन पाने के बाद और प्रार्थना द्वारा की गई इस टेक्निक से वो अपने स्टेज फियर से उभर गया। वो लड़का कई रातों तक आराम से रिलैक्स्ड माइंड से कुर्सी पर बैठ जाता था। फिर वो पॉजिटिवली अपने आप को धीरे से सजेस्ट करता था और कहता था, मैं इस डर को जीतने जा रहा हूँ, मैं अभी इसे जीत रहा हूँ, मैं शांति से और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ। ऐसा करने से उस लड़के ने अपने माइंड में एक नया पैटर्न बनाया और अपने इस डर से जीत गया। लेखक बताते हैं कि जब हम कॉन्शियसली अपने आप को कुछ सजेशंस देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर अच्छे से अमल करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेखक ने इस अध्याय में चर्चा की है, वो ये कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, उनकी ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जाम्स देते वक्त वो प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं, लेकिन वही उत्तर उन्हें एग्जाम्स के बाद याद आ जाते हैं।
भला ऐसा क्यों होता है? लेखक हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में जो एग्जाम्स को लेकर डर होता है वो उनके मन में बैठ जाता है। एग्जाम से कई दिन पहले वो चिंता में रहते हैं कि वो एग्जाम्स में क्लियर होंगे या नहीं, यानी वो अपने रिजल्ट को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं और ऐसा सोचने से उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर मैसेज नहीं मिलता। लेखक बताते हैं लोगों के मन में अलग अलग चीज़ों को लेकर डर होता है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से, तो किसी को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है। अगर किसी को पानी से डर लगता है तो हो सकता है बचपन में उसे पानी से संबंधित कोई बुरा अनुभव हुआ हो, जैसे वो पानी में डूबते डूबते बचा हो। लेखक को खुद भी ऐसा अनुभव हुआ था जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे। दरअसल जब वो 10 वर्ष के थे तो वो एक तालाब में गिर गए थे। उन्हें तैरना नहीं आता था और वो डूब गए थे। वो किसी तरह हाथ पांव मार रहे थे ताकि उनका सर पानी से ऊपर रहे और वो सांस ले सकें। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी वहां पर एक लड़का पहुंच गया जिसने हाथ पकड़कर लेखक को उस तालाब से बाहर निकाला। लेखक का पानी से संबंधित ये अनुभव उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया और बरसों तक वे पानी से डरते रहे। क्या आपको मालूम है, सालों बाद लेखक एक मनोवैज्ञानिक से मिले और उन्होंने अपने इस पानी के डर के बारे में उस मनोवैज्ञानिक को बताया। मनोवैज्ञानिक ने लेखक को सलाह दी कि वो स्विमिंग पूल के पास जाएं और वहां जाकर पानी को देखें और फिर दृढ़ संकल्प से ये कहें कि मैं तुमसे जीतूंगा और फिर पानी के अंदर जाएं। साथ ही साथ उस मनोवैज्ञानिक ने उन्हें स्विमिंग लेसन्स भी लेने को कहा। लेखक ये बताते हैं कि बचपन में डूबने के हादसे की वजह से उनके दिमाग में बुरे अनुभव की छाप रह गई थी और जिसकी वजह से वो अपने पानी के डर को अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाए। मनोवैज्ञानिक से मिलने के बाद उन्होंने एक नया नजरिया अपनाया तो उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ने रिस्पॉन्ड किया, जिसकी वजह से उन्हें शक्ति मिली, उनका विश्वास बढ़ा और वो अपने डर से जीत गए। लेखक हमें बताते हैं कि 2 प्रकार के डर होते हैं, एक सामान्य डर और दूसरा असामान्य डर। सामान्य डर में हम अपने आप को बचाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका हाथ आग से जलने लगे तो आप अपना हाथ तुरंत पीछे हटा लेंगे। इससे आपके मन में आग को लेकर एक डर की छवि बैठ जाएगी जो कि सामान्य है। जब भी हमें डर लगे या फिर डर से भरे विचार हमारे मन में आए तो आप ऑपोजिट सोचिएगा। हर वक्त अपने डर के बारे में सोचना एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है और धीरे धीरे हमारे डर के विचारों से हम ऑब्सेस्ड होने लग जाते हैं और इसे ही हम असामान्य डर कहते हैं। लेखक बताते हैं कि हम अपने असामान्य डर से भी उभर सकते हैं क्योंकि अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अंदाजा हो चुका है। बस अपने मन के भीतर जाएं, ये सोचें कि आपका भला होगा और आप महसूस करें कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। फिर देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपको आपके डर से मुक्त करता है।